स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अब तक मैं आपको लगातार जूनियर सुपरटेट स्टूडेंट्स और पीजीटी स्टूडेंट्स चाहे वो और नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश की वीडियोस दे रहा था, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। आज मैं फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्टेड और ख़ासतौर से पोइट्री उसका वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने बीच में आपको फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस देना आरंभ किया था, उसके बाद मैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के वीडियोस देने लगा था। और फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो पोइट्री सेक्शन है, जैसे अलग अलग होते हैं, पोइट्री सेक्शन होता है, आपका ड्रामा सेक्शन होता है, फिक्शन सेक्शन होता है, प्रोज में भी अलग अलग आप कह सकते हैं, जो नॉन फिक्शनल प्रोज होता है उसमें भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो उनमें मैं सोनेट, इलेजी, लिरिक, ठीक है, वो वीडियोस दे चुका हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में द बैलेट का पोर्शन। आज मैं आपको इस वीडियो में बैलेट समझाऊंगा और मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि अगर आप अंत तक मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बैलेट याद हो जाएगी, रट जाएगी, ये पक्का है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, द बैलेड इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ लव और एडवेंचर इन वर्स। यानी कि बैलेड जो होती है वह वर्स फॉर्म में, यानी कि काव्यगत फॉर्म में एक संक्षिप्त कहानी के रूप में होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है। और काय की शॉर्ट स्टोरी होती है? ये लव, प्रेम की शॉर्ट स्टोरी, एडवेंचर की शॉर्ट स्टोरी। यानी कि बैलेड को अगर आप डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं इट इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ लव एंड एडवेंचर इन वर्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटियंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। दूसरी बात आपको इस पहले पॉइंट पे ये याद रखनी है कि अगर हम बात करें कि इंग्लिश पोइट्री की एंशियंट फॉर्म्स कौन सी हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फॉर्म जो है पोइट्री की वो है आपकी बैलेड राइटिंग। ठीक, बैलेड कविताएं जो हैं वो शुरुआत में आप कह सकते हैं कि जब साहित्य शुरू हुआ हमारा, जब गीत शुरू हुए, कविताएं शुरू हुई, तब से बैलेड जो है वो लिखी जाती हैं, सुनी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आया दूसरा पॉइंट, इट्स सब्जेक्ट्स आर डीड्स रादर देन थॉट्स। अगर हम इनके विषयों की बात करें तो बैलेड राइटिंग जो है उसके विषय डीड्स यानी कि कार्य होते हैं, रादर देन थॉट्स, विचारों की अपेक्षा इसमें जोर दिया जाता है कार्य पर, डीड्स पर। द डीड्स ऑफ मेमोरेबल फ्यूड्स, ये डीड्स क्या की होती हैं? किसी पुराने यादगार किस्से कहानी। थ्रिलिंग एडवेंचर, कोई ऐसा एडवेंचर दिखाया जाएगा जो बहुत थ्रिलिंग रहा हो। लव एंड वॉर, प्रेम के किस्से, युद्ध के किस्से। द एटमोसफियर इज डिपेंडेड विद ए सुपर नेचुरल टच। और इतना ही नहीं, जो आपकी बैलेड राइटिंग होती है उनके जो विषय होते हैं उनमें सुपर नेचुरल टच भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि अलौकिक टच भी हमें देखने को मिलता है। अलौकिक टच जैसे कि मिरेकल्स, ईश्वर के द्वारा किए गए मिरेकल्स, किसी साधु संत के द्वारा किए गए मिरेकल्स, या किसी स्पिरिट घोस्ट का अपीयरेंस दिखाना। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं बैलेड में। तीसरा पॉइंट है आपका बैलेड का, द बैलेड बिलोंग्स टू फोल्क लिटरेचर। अगर हम बैलेड राइटिंग की बात करें तो बैलेड जो है वो फोल्क लिटरेचर, देहाती साहित्य से इसका संबंध है। ओरिजिनली इट वाज ए सॉर्ट ऑफ रूरल एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड बाय कंपनी ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स वॉन्डरिंग फ्रॉम विलेज टू अर्न देयर लिविंग बाय एंटरटेनिंग विलेजर्स। क्या होता था, अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जब बैलेड आई तो ग्रुप ऑफ, या आप कह सकते हैं कंपनी ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स, यानी कि समूह में डांसर्स और सिंगर्स एक गांव से दूसरे गांव में घूम घूम कर जाया करते थे। किसी खुले स्थान पर लोगों को किस्से कहानियां सुनाया करते थे काव्य भाषा में, और अपनी जीविका कमाते थे। उसके बदले उन्हें जो पैसा मिलता था उससे अपनी जीविका कमाते थे। अगर हम कहें तो हम भारतीय हैं तो हम लोगों ने एक मूवीज़ वगैरह में देखा है कि बंजारे दिखाए जाते हैं। बंजारे भी एक जगह स्थिर नहीं रहा करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, गंतव्य स्थानों पर जाते रहते हैं, और उनका काम भी लोगों का एंटरटेनमेंट करना हुआ करता था। तो एक प्रकार का बैलेड जो है वो फोल्क लिटरेचर है, और ये एक रूरल एंटरटेनमेंट हुआ करता था, जिसको कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स और डांसर्स जो थे वो एक गांव से दूसरे गांव में घूम घूम कर अपना शो किया करते थे, अपने गीत सुनाया करते थे, किस्से कहानियाँ सुनाते थे वर्स फॉर्म में। और
इसके बदले उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे उनकी जीविका चला करती थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 4, बैलेड इन इटसेल्फ गिव्स द सेंस ऑफ डांसिंग सॉन्ग। बैलेड की खासियत ये होती है कि बैलेड इस प्रकार से लिखी जाती है और इस प्रकार से गाई जाती है कि वह स्वतः ही सेंस ऑफ डांसिंग सॉन्ग यानी कि डांसिंग सॉन्ग का सेंस देने लगती है। When no printing was introduced, ancient ballads were handed down to succeeded generation by oral tradition। और आप ये समझिए इसको इतने रिदमिकल, ये इतना रिदम होता है इनमें कि जब आप ये कहें कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था तब भाई लिखित तो थी नहीं बैलेड, तो क्या होता था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये बैलेड जो है वह सुन सुनकर लोग सीख लिया करते थे और उनको याद हुआ हो जाया करती थी और फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर होती चली जाती थी। ठीक है साहब। 5वां, बिशप पर्सीज रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री पब्लिश्ड इन 1765 कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एंशिएंट बैलेड्स। यहाँ एक ये पॉइंट विशेष तौर पर आप लोग याद कर लीजिए, 5th पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक राइटर हुए जिनका नाम था बिशप पर्सी, उन्होंने एक बुक लिखी, नाम है रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, जिसका पब्लिकेशन 1765 में हुआ है। ये पहली ऐसी लिखित बुक है जिसमें कि प्राचीन जो बैलेड्स थी जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों ने सुनी थी, जिनका कोई लिखित रूप नहीं था, उनको लिखित रूप प्रदान करने का कार्य बिशप पर्सी जी ने अपनी बुक रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री में किया, जिसका पब्लिकेशन 1765 में होता है। नेक्स्ट आपका आता है बैलेड मीजर। ये तो हो गई बैलेड। अब इसका मीजरमेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण है ये। द बैलेड यूजली कंटेन्स ए नंबर ऑफ क्वार्टरेंस ऑफ 4 लाइन्स ईच। बैलेड जो होती है वो प्रायः 4 लाइन्स के स्टेंजास में लिखी जाती है, यानी क्वार्टरन फॉर्म में, जिसमें कि द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड एंड द सेकंड विद द फोर्थ। जिसमें क्या होता है, पहली लाइन जो है वो राइम करती है थर्ड लाइन के साथ और सेकंड लाइन राइम्स करती है फोर्थ के साथ। इन सम बैलेड्स द राइम कंडीशन ऑफ ओनली द सेकंड एंड फोर्थ लाइन इज फॉलोड। ऐसा नहीं है कि सभी बैलेड्स में ऐसा होता है, कुछ बैलेड्स ऐसी भी हैं जिनमें सेकंड और फोर्थ लाइन के बीच क्या दिखाया गया है, राइम दिखाई गई है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड लाइन के बीच राइम्स नहीं दिखाई गई। ठीक, तो ये हो गया इसका बैलेड मीजर, इसका पहला पॉइंट। दूसरा बैलेड मीजर में देखिए, द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स आर 4 फुट इयम्बिक। अगर हम बात करें तो बैलेड में पहला और तीसरी लाइन जो होती हैं वो 4 फुट इयम्बिक होती हैं और सेकंड एंड द फोर्थ लाइन 3 फुट इयम्बिक, और दूसरी और चौथी लाइन जो है वो 3 फुट इयम्बिक होती है। तो फिर समझ लीजिए पहली और तीसरी लाइन में 4 फुट इयम्बिक आपको देखने को मिलता है जो बैलेड मीजर में, और सेकंड और फोर्थ लाइन जो होती हैं उसमें 3 फुट इयम्बिक देखने को आपको मिलता है। दूसरा पॉइंट है इसमें बैलेड मीजर में, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा है एब्रप्ट बिगनिंग। इनकी शुरुआत बैलेड की, कोई भी बैलेड कैसे स्टार्ट होती है, तो विदाउट एनी प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बिना किसी प्रॉपर इंट्रोडक्शन के द टेल बिगिंस एब्रप्टली, अचानक ही कोई भी कहानी शुरू हो जाती है। समटाइम्स इट बिगिंस विद क्वेश्चन एंड आंसर, कभी कभार कई बैलेड्स हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में शुरू होती है, विच मेक द सिचुएशन क्लियर, जो कि क्वेश्चन और आंसर से सिचुएशन जो होती है उस बैलेड की उसको क्लियर करती है। अब एब्रप्ट बिगिनिंग में दूसरा पॉइंट समझिए, जैसे कि हम सब ने जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई ला बेले डेमसेंस मर्सी पढ़ी है। द फर्स्ट 3 स्टेंजा फ्रॉम द क्वेश्चन विच इज आंसर्ड इन द रेस्ट ऑफ द पोएम। जब आप जॉन कीट्स की लिखी हुई ला बेला डेमसेंस मर्सी बैलेड पढ़ते हैं, ये एक बैलेड है, तो आप देखेंगे कि पहले 3 स्टेंजास जो हैं इस पोएम के उसमें प्रश्न पूछा गया है और बची हुई पोएम में उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो प्रश्न उत्तर फॉर्म भी इसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आया आपका ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट। थर्ड पॉइंट, द बैलेड इज इम्पर्सनल इन ट्रीटमेंट। अगर बैलेड की बात करें तो ये बाई नेचर इम्पर्सनल होती है, इट इज़ नथिंग टू शो द पोइट्स पर्सनैलिटी। और पोइम जो होती हैं जो आपकी बैलेड्स, उसमें पोइट की जो कवि ने जिस बैलेड को लिखा है उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी व्यक्त नहीं होती है। नेक्स्ट है रिपीटिंग ऑफ लाइन्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बैलेड पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बैलेड जो होती हैं उनमें प्रायः बैलेड्स ऐसी होती हैं जिनमें लाइंस रिपीट होती हैं, जैसे कि द बैलेड बीइंग ए फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट मेक्स ए यूनिक अपील व्हेन सम लाइंस आर रिपीटेड।
बैलेट जैसा कि एक पब्लिक एंटरटेनमेंट का साधन है, तो इसमें यूनिक अपील दिखाई जाती है। और यूनिक अपील कैसे आती है? व्हेन सम लाइन्स आर रिपीटेड, जब कुछ लाइन्स बार बार उस पोएम में रिपीट की जाती हैं। अब बात आती है काइंड्स ऑफ बैलेट की साहब। विशेष ध्यान समझना, मैंने कहा है अगर कायदे से आप मेरी बात को सुनेंगे और जो मैंने जो लिख कर दिया है, तो आज के बाद आपको बैलेट रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बैलेट याद हो जाएगी। तो काइंड्स ऑफ बैलेट की अब बात कर लेते हैं, बैलेट के प्रकार। तो देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बैलेट्स। बैलेट जो होती हैं उनमें 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, ऑथेंटिक बैलेट। दीज आर एंशियंट बैलेट्स ऑफ अननोन ऑथरशिप। जो ऑथेंटिक बैलेट हैं ये वे बैलेट्स हैं जो कि प्राचीन हैं, और इन बैलेट्स के लेखक कौन थे, किन लोगों ने इन बैलेट्स को लिखा, ये क्लियर नहीं है। तो ठीक है, अननोन ऑथरशिप है। दे हैव ग्रोन अननेचुरली अमंग पीपल, और आप कह सकते हैं अननेचुरल तरीके से ही ये लोगों के बीच ग्रो हुई हैं। इट इज़ देयर पॉपुलर अपील दैट दे वर प्रिजर्व इन पीपल्स मेमोरी। यह इन बैलेट्स की पॉपुलर अपील है कि ये बड़ी आसानी के साथ लोगों की मेमोरी में बस जाती हैं, बस गई व्हेन द प्रिंटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड, और तब तक बसी रहीं जब तक कि प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार नहीं हो गया। अब इनके अगर हम एग्जाम, तो समझ में आई ऑथेंटिक बैलेट क्या है? वे प्राचीन बैलेट जिनकी ऑथरशिप अननोन है कि उन्हें किसने लिखा, और ये स्वतः ही व्यक्तियों के जो सुनने वाले थे उनके मन मस्तिष्क में बस गई, और लोगों ने इनको प्रिजर्व रखा अपनी मेमोरी में जब तक कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हो गया। तो अगर हम बात करें ऑथेंटिक बैलेट के एग्जाम्पल की, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम है चेबी चेस, दूसरे का नाम है द वाइफ ऑफ यूशर्स बेल, और तीसरी का नाम है सर पैट्रिक स्पेंस एटसेट्रा। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो बैलेट में जो ऑथेंटिक बैलेट के एग्जाम्पल हैं तो वो आप याद कर लीजिए, चेबी चेस, द वाइफ ऑफ यूशर्स बेल और सर पैट्रिक स्पेंस एटसेट्रा। अब हम लोग आते हैं लिटरेरी बैलेट की तरफ, साहित्यिक बैलेट। लिटरेरी बैलेट्स आर वेल कंस्ट्रक्टेड पोएम्स इन इमिटेशन ऑफ द बैलेट स्ट्रक्चर एंड स्प्रिट। अगर हम बात करें लिटरेरी बैलेट, तो इसके अंतर्गत वे बैलेट्स आती हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसमें बैलेट स्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया है। विशेष तौर पर जो अभी मैंने आपको बैलेट मीजर समझाया था, तो बैलेट मीजर को फॉलो करते हुए लिखी गई बैलेट जो हैं वो लिटरेरी बैलेट के अंतर्गत आती हैं। इन लिटरेरी वैल्यूज दे आर मच हायर देन द ऑथेंटिक बैलेट। और अगर लिटरेरी वैल्यूज के आधार पर हम कंपैरिजन करें तो लिटरेरी बैलेट जो है वो ऑथेंटिक बैलेट से काफ़ी उच्च दर्जे की होती हैं। इनके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। स्कॉट साहब के द्वारा लिखी गई ईव ऑफ सेंट जॉन, एस.टी. कॉलेज साहब के द्वारा लिखी गई राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, और जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई ला बेला डैम सेंस मर्सी, ये सबसे पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी बैलेट्स के एग्जाम्पल हैं। आप लोग याद कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्कॉट्स ईव ऑफ सेंट जॉन, स्कॉट के द्वारा लिखी गई ईव ऑफ सेंट जॉन, कॉलेज के द्वारा लिखी गई राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, और जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई ला बेला डैम सेंस मर्सी एटसेट्रा। अब आते हैं हम लोग बैलेट के लास्ट टाइप पर, और ये है आपका मोक बैलेट। मैंने आपको एपिक भी दिया है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में, तो उसमें भी मॉक एपिक था। इस प्रकार से बैलेट का भी एक मॉक बैलेट होता है। इट इज ए कॉमिक इमिटेशन ऑफ लिटरेरी बैलेट। जो साहित्यिक बैलेट लिखी गई उनका कॉमिक इमिटेशन, यानी कि हास्यात्मक इमिटेशन जो होता है वो मोक बैलेट के अंतर्गत आता है, मोक एपिक की तरह। इट इज दस ए सॉर्ट ऑफ पैरोडी, और आप कह सकते हैं ये एक प्रकार की पैरोडी की तरह होती है। अब तो मोक बैलेट क्या है? मोक एपिक की तरह जो साहित्यिक बैलेट होती हैं, लिटरेरी बैलेट होती हैं, उनको हास्यात्मक जब इमिटेशन किया जाता है तो मोक बैलेट बनती हैं। और मोक बैलेट के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि विलियम मैजिन्स एक राइटर हुए, उनके द्वारा लिखी गई राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर। एस.टी. कॉलेज की है राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। तो विलियम मार्गिन ने लिखी राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर इज ए पैरोडी ऑफ कॉलेज राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। तो ये राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर, जिसको कि विलियम मार्गिन ने लिखा, ये पैरोडी है एस.टी. कॉलेज के द्वारा लिखी गई राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर की। और एक और मॉक बैलेट का एग्जाम्पल है, विलियम कॉपर नामक एक लेखक हुए, उनके द्वारा लिखी गई जॉन गिल्पिन, ये एक फेमस मॉक बैलेट है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बैलेट को जितना अधिक सिंपल हो सके उतना अधिक सिंपल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और प्लीज़ इस घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का जीवन भी सुरक्षित बनाइए और परिवार के सदस्यों का भी विशेष ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।